नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल पर। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 में कैसे 120 में 110 प्लस नंबर लाएं, तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 120 नंबर में आपके कितने पार्ट से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ मॉक्स आपके 120 हैं और 120 नंबर में आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आपके दो जगह से क्वेश्चन रखा जाता है। एक तो आपका 80 मार्क्स जो आपका सब्जेक्ट है, ये आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रखे जाते हैं। और इसके बाद जो 40 नंबर का है, 40 मार्क्स का पेपर होता है, ये आपका कॉमन पेपर होता है। ये पेपर कैसा होता है तो आप कहेंगे कि कॉमन पेपर होता है। कॉमन पेपर होता है। सबसे अहम भूमिका जो निभाता है इसमें वो 80 मार्क्स निभाता है। लेकिन साथियों, एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो 40 नंबर का पेपर होता है आपके एग्जाम में, ये जो 40 नंबर का आपके एग्जाम में पेपर होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बहुत सारे साथी 40 नंबर में केवल 15 नंबर कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 नंबर कर पाते हैं। लेकिन क्या इससे आपका काम चल पाता है? इससे आपका काम तब चल पाएगा जब आप 80 नंबर में मिनिमम आपको 76, 77 या फिर 78 नंबर आपको मिल रहे हों, तब तो ठीक है, यहाँ से काम चल सकता है। लेकिन अब 40 नंबर में हमें 30 प्लस नंबर कैसे लाना है, इसके विषय में सोचने की आवश्यकता है। 80 नंबर में हम कैसे तैयारी करें कि हमारा 70 प्लस नंबर आए, इसके विषय में हमें सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर हम 70 और 30 ये मिला करके अगर 100 पर रहते हैं तो कोई नहीं है कि जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं इस 40 नंबर की बातों पर। देखिए, जो 40 नंबर है इसमें कितने नंबर के कहां से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। इसमें पहला है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन रखे जाते हैं। उसके बाद आपका मैथ की भूमिका होती है। मैथ से भी आपके एग्जाम में 8 ही क्वेश्चन रखे जाते हैं, आपको ये बात पता है। इसके बाद आपका साइंस का नंबर है, साइंस, और साइंस से भी आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन रखे जाते हैं। उसके बाद अहम भूमिका अदा करता है हिस्ट्री। यहां से भी आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन रखे जाते हैं। इसके बाद एक अहम भूमिका अदा करता है ज्योग्राफी। यहां से भी आपके एग्जाम में 8 ही क्वेश्चन रखे जाते हैं। यानी हम टोटल ये बोल सकते हैं कि भाई 8 नंबर यहां से आपका रखा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। 8 नंबर ये क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन ये है, 8 क्वेश्चन ये है और 8 क्वेश्चन ये है। इन टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हो गए वो 8, 25, 40 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम तैयारी कैसे करें, किस तरह से करना चाहिए हमें कि हम इस 40 नंबर में 30 नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए, हमको 30 प्लस नंबर कैसे गेट करना है, कैसे प्राप्त करना है, इसके विषय में हम पूरी बातों की चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हिस्ट्री का है, और हिस्ट्री में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ें कैसे। इसका दायरा बहुत ही सीमित है। आप कहेंगे सर दायरा कैसे सीमित है? देखिए, हिस्ट्री में आपका केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन आता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने के लिए हमें किस चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, तो ध्यान रखना है कि SCERT। अब आप कहते हैं कि भाई NCERT रटते रहते हैं, लेकिन ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि NCERT से एग्जाम में 30% क्वेश्चन और SCERT से 70% क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे जाते हैं। यानी अगर इसको पढ़ते हैं तो ये चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये चीज़ें अपने आप आपको कवर कर लेगा। हम बताते हैं कैसे, समझिए बात को। इसमें सबसे पहले हमें यह करना होगा, देखिए
हमको इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए हमें बीपीएससी का, इसके लिए हमें बीपीएससी का पूर्वावलोकन पढ़ना है। अब बीपीएससी का मतलब यह है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं उसको आप देख लेंगे कि प्रश्न कहां से बनते हैं, वहां से आराम से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो पूर्वावलोकन पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको प्लस यहां पर लिख देते हैं SCERT। इसके साथ साथ आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लें, किसी भी कोचिंग का हो या कोई मार्केट में मिल रहा हो, तो आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, देखिए प्रैक्टिस सेट जो होता है ये आपके लिए अहम भूमिका अदा करता है एग्जाम में, क्योंकि जब आप देते हैं तो आपकी क्षमताओं का आकलन पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, यानी हमें कितना और अधिक तैयारी करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए या तो आप किसी कोचिंग का सहारा लें, या तो आप कोई भी बुक मार्केट में अगर प्रैक्टिस सेट आती है तो उस बुक का सहारा ले सकते हैं। आराम से आप देख लीजिए कि कौन सी ऑथेंटिक बुक है, प्रमाणिक बुक है, जहाँ पर गलतियाँ या एरर कम है, तो उस बुक का सहारा भी ले सकते हैं, आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात हम थोड़ी सी यहाँ पर और चर्चा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, तो हम करते क्या है कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और मान लीजिए कि आप टीचर पढ़ा दिया या आपने थ्योरी पढ़ा, आपने SCERT पढ़ लिया, आप SCERT पढ़ लेते हैं या टीचर आपको पढ़ा देता है, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको ये नहीं पता चलेगी क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं और गलतियाँ हो जाती हैं तो वो प्रश्न दोबारा आपसे गलत होने के चांसेस बहुत कम होता है। इसलिए MCQ आपको ज़रूर करना है। ठीक, अभी MCQ कैसे करें, इसके लिए कैसे पढ़ना होगा, क्या तैयारी करना होगा, तो हम इसके लिए आपको बता दिए हैं कि बीपीएससी का पूर्वावलोकन आप लेकर के एक बार पढ़ लीजिए। हम एक टॉपिक की और चर्चा करेंगे, 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स ये जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये विशेष तौर पर हिंदी की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि देखिए हम आप लोगों को पढ़ाते हैं हिंदी, तो हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी की चर्चा हम करने वाले हैं कि भाई जो 80 मार्क्स हिंदी का पूछा जाता है, ये कहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे, अगर इन बातों को समझ गए तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम को, और क्वालिफाई नहीं टॉप भी करेंगे। देखिए हिंदी में दो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। एक तो आपका है साहित्य और दूसरा है आपका व्याकरण। ये दो चीज़ें अहम भूमिका अदा करती हैं। इसमें व्याकरण से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखे जाते हैं और साहित्य से उससे थोड़ा सा कम रखे जाते हैं। साहित्य में 3 चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका हिंदी गद्य साहित्य से, प्रश्न आता है। दूसरा जो प्रश्न आता है ये आता है पद्य साहित्य से, और तीसरा प्रश्न आता है पाश्चात्य साहित्य से। देखिए बीपीएससी अभी तक पाश्चात्य साहित्य से क्वेश्चन ना के बराबर पूछी है, और अगर पूछेगा भी तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में नहीं रख सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण आपके एग्जाम में संपूर्ण व्याकरण आता है, ये बात ध्यान में रखेंगे, संपूर्ण व्याकरण आता है। तो व्याकरण आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गद्य साहित्य में आपको 3-4 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि उपन्यास हुआ, इसके बाद कहानी हुआ, फिर नाटक हुआ, एकांकी हुआ, और कभी कभार आत्मकथा से क्वेश्चन रखा जा सकता है। पद्य साहित्य में आपका संपूर्ण पद्य साहित्य आएगा, और इसमें भी आपका आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रखे जाते हैं। पाश्चात्य साहित्य से एक आध क्वेश्चन रखे जाएंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा जो सवाल आप लोगों का है वो ये है कि सर हम जब पढ़ते हैं तो बार बार भूल जाते हैं,
तो भूलने की बीमारी कैसे हमारी खत्म होगी। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब लास्ट बार बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको देखना है। भूलने की बीमारी हमारी कैसे खत्म होगी। सबसे पहले इसके लिए आपको ये करना होगा कि जब आप चाहे गद्य साहित्य पढ़ रहे होते हैं, चाहे पद्य साहित्य पढ़ रहे होते हैं, चाहे आप पाश्चात्य साहित्य पढ़ रहे होते हैं, कोई भी आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि गद्य साहित्य आपने मान लीजिए उपन्यास पढ़ना शुरू किया, आपने प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ना शुरू किया, तो भाई प्रेमचंद का जब उपन्यास आप पढ़ रहे होते हैं तो आप एक ऐसी किताब रखिए, एक ऐसी किताब आपको रखना पड़ेगा कि जिसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हों, एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिए गए हों। जैसे मान लीजिए कि हम एक किताब को प्रीफर कर रहे हैं, यूथ पब्लिकेशन का, या फिर घटना चक्र। अगर इन दोनों में हमको सबसे अच्छी किताब लगती है तो वो यूथ लगती है, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप यूथ का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं तो मार्केट में मुझे लगता है कि 13,015 क्वेश्चन वाला कोई यूथ की किताब है मार्केट में, जिसमें कि प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। इसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी, साथ ही साथ डीएसएसबी और हरियाणा, राजस्थान के क्वेश्चन भी आपको दे रखा है। तो आप उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी का, राजस्थान का, हरियाणा का, ये सब अगर पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आराम से आप जो है वो यहाँ पर कोई भी पेपर हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे वो 9 to 10 हो, चाहे 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 की बात करें, 11 12 की बात करें, सभी आप क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत आसानी से। और अगर आप मतलब यहाँ पर थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू तुरंत सॉल्व करते हुए चलते हैं तो पहली बात तो ये जो भूलने की बीमारी है ये खत्म हो जाएगी। भूलने की जो बीमारी है ये पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगी, ये कभी नहीं होगी। और आपको क्वेश्चन एक एक दिमाग में रटे हुए होंगे, दिमाग में आपके छपे हुए होंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 80 में से मैं चैलेंज करता हूं कि आप 73, 75 इतने नंबर तक ला सकते हैं, क्योंकि 80 में से 80 नहीं कर सकते हम, ह्यूमन एरर भी हो जाता है एग्जाम में, लेकिन 73 to 75 नंबर पा सकते हैं। पिछली बार एक स्टूडेंट ही मेरा जो है कि 80 में से 70 नंबर पाया हुआ था और उसका सिलेक्शन भी हो गया बीपीएससी में, पीजीटी में। तो साथियों इतना आपको करना होगा, क्योंकि इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। और इसके बाद हम आपके लिए क्या कराएंगे, तो हम आपके लिए इसी चैनल पर एमसीक्यू साथ ही साथ कराएंगे चैप्टर वाइज। प्रयास करूंगा कि चैप्टर वाइज कराऊं, और यहाँ व्याकरण के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ हमेशा बरकरार रहिए, इसी उम्मीद के साथ, इसी तन्मयता से हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर देखेंगे, पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।